students, myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel राहुल सर बायो। बच्चों आज हम लोग नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं एवोल्यूशन में हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल। तो बिना किसी और बात के सीधे पहुंचते हैं टॉपिक पे, हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो समझना, वो होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक ऐसी घटना है जिसमें समय के साथ साथ लिविंग्स में जेनेटिक चेंज आता है, यानी पॉपुलेशन डे बाय डे चेंज होती है। इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। उद्दीप विकास, जीवों में सतत निरंतर चलने वाला परिवर्तन, जिसे हम जैव विकास कहते हैं। अब देखिए जैव विकास क्यों हमने यहां पर पहले बात की हार्डी-बीनबर्ग के, क्योंकि हार्डी-बीनबर्ग का नियम क्या कहता है? हार्डी-बीनबर्ग का नियम कहता है बेटा कि हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट allele frequencies in a population are stable and constant generation to generation। अर्थात हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। मतलब उसमें जो जीन फ्रीक्वेंसी है, उसके जो जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहते हैं, नहीं बदलते। अर्थात हार्डी-बीनबर्ग का प्रिंसिपल केवल उसी पॉपुलेशन पर लागू होता है जिसमें एवोल्यूशन नहीं होता है। जहां एवोल्यूशन होगा वहां हार्डी-बीनबर्ग का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। सबसे मुख्य और मोटी बात है। और जहां पर एवोल्यूशन नहीं होगा वहां पर हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल लागू होता है। अब बेटा देखो, हार्डी-बीनबर्ग बार बार मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसको सबसे पहले किसने दिया? जी.एच. हार्डी ने और डब्ल्यू बीनबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट थे। तो हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय जी.एच. हार्डी एंड डब्ल्यू बीनबर्ग। बात को आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें कई बार एक शब्द आएगा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। ये जीन पूल क्या होता है अभी हम बात करेंगे। अभी हम ये मान लें कि जीन का मतलब जीन जानते हैं और पूल का मतलब होता है ताला, यानी किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या जीन पूल कहलाती है। और वो इस नियम के अनुसार कभी नहीं बदलती, लगातार वही बनी रहती है। अगली बात अगर हम करें, एक वर्ड और यहां पर टर्म यूज किया जाएगा और वो टर्म होगा एलील्स। बार बार हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, एलीली। तो एलीली क्या होता है पहले ये ध्यान दें। जेनेटिक्स का बहुत ही पॉपुलर टर्म है। द टर्म एलीली इज एम्प्लॉयड फॉर एनी ऑफ द टू फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट सेम लोकस इन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। दो समजात गुणसूत्रों पर सेम स्थिति में, सेम लोकाई पर जो जीन स्थित होते हैं, उन जीन की को हम एलील कहते हैं, उस पेयर को हम एलील कहते हैं। सपोज करो किसी पॉपुलेशन में कैपिटल ए और स्मॉल ए दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं। तो बोथ आर एलील टू ईच अदर। कंडीशन कितनी बन सकती हैं? ए, बी और सी। यानी या तो पॉपुलेशन का मेंबर डोमिनेंट ए के साथ होगा, या पॉपुलेशन का मेंबर इस जीन यानी स्मॉल ए के साथ रिसेसिव के एलीली के साथ होगा, या हेटेरोजाइगस एलीली के साथ होगा। अब हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। अब बेटा हम डिटेल स्टडी करते हैं
हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की। तो सबसे पहले हम बात को समझेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? आबादी किसी कहते हैं? आबादी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का समूह, जंतुओं का समूह, इसे हम आबादी या पॉपुलेशन कहते हैं। अब जैसे इन अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन अ पॉपुलेशन ऑफ diploid organism, a gene has कोई भी पॉपुलेशन है जिसमें जो डुप्लीकेट जंतु हैं उनमें पाए जाने वाले जीन 2 एलील्स को रखते हैं, और वो एलील्स हो सकते हैं हमारे कैपिटल ए, इसे हम डोमिनेंट मान लें, और स्मॉल ए, इसे हम रिसेसिव मान सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी पॉपुलेशन में, अब जैसे एक पॉपुलेशन है ये, इस पॉपुलेशन में कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए प्रकार के सदस्य हो सकते। तो ये तो हम समझ गए पॉपुलेशन क्या है। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होता है, क्या? जीन पूल। अभी पीछे एक शब्द प्रयोग किया गया था, जीन पूल। वास्तव में जीन पूल है क्या? किसी भी आबादी में या पॉपुलेशन में पाए जाने वाले कुल एलील्स की संख्या, यानी जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसमें कुल कितने जीन पाए जा रहे हैं, उसे हम उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहते हैं। यानी सम टोटल ऑफ एलील्स ऑफ अ पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ एलील्स, किसी भी आबादी में पाए जाने वाले कुल एलील की संख्या का योग, पॉपुलेशन टेकन टुगेदर कॉल्ड जीन पूल। अब जैसे एक ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो जीन पूल है उसमें अगर हम जीन पूल की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल कितने इसमें आ रहे हैं? 10 जीन प्रेजेंट। मैंने क्या कहा? सम टोटल ऑफ एलील्स पॉपुलेशन टेकन टुगेदर कॉल्ड जीन पूल। किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले कुल एलील की संख्या को हम जीन पूल कहते हैं। तो सपोज करो एक ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में बच्चों अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जीन पूल, तो आप कितने, सम टोटल कितना आ रहा है इसका? 10 आ रहा है। अब देखिए बेटा, यहां पर जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पोर्शन से, उनकी बात करने जा रहे हैं, यानी एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, इसके लिए एक बात फिर से हम आपको बता दें कि पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन होते हैं वो अपने एलीलिक फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी बात, जीन पूल।
किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले कुल जीन का जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। पीछे बताया मैंने आपको। तो जैसे ये पॉपुलेशन है, इस पूरे जीन पूल में जीन की संख्या कितनी है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एलील फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी जीन कितनी बार है। इस बार सम टोटल की बात नहीं की जा रही, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जीन किसी भी आबादी में कितनी बार आया। मतलब इस आबादी में बेसिकली अगर हम देखें तो 2 टाइप जीन हैं। 2 टाइप जीन, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए को हम कह सकते हैं बेटा डोमिनेंट जीन, और इसे हम कहते हैं रिसेसिव जीन। तो 2 प्रकार के जीन हैं। फिर एक बार, एलील फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी जीन कितनी बार आया। अब जीन है 2, एक है कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। यानी अब आपसे कहा जा सकता है कि टोटल पॉपुलेशन में डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी बताइए, किसी भी पॉपुलेशन में रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दें। अब देखो, पहला नंबर यहां पर फॉर डोमिनेंट जीन। तो अगर हमें डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी निकालनी तो क्या करें? इसके लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि सम टोटल ऑफ डोमिनेंट एलील अपॉन सम टोटल ऑफ डोमिनेंट एलील अपॉन टोटल जीन। उस आबादी में जितने भी डोमिनेंट एलील पाए जा रहे हैं उनकी संख्या में कुल संख्या में भाग देने पर वो संख्या वापस आ जाएगी आपकी जो डोमिनेंट जीन की होगी। जैसे अब हम डोमिनेंट जीन किसी पॉपुलेशन में गिनते हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कैपिटल ए बराबर या जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए बराबर 6/10। 10 क्या है, जीन पूल है, यानी सम टोटल ऑफ डोमिनेंट एलील अपॉन टोटल जीन ऑफ अ पॉपुलेशन। अब इसको निकालेंगे तो क्या आ रहा बेटा, 0.6। तो ये डोमिनेंट एलील्स या कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 0.6। इसी प्रकार अगर हम रिसेसिव एलील की निकालते हैं, फॉर रिसेसिव एलील डेफिनेशन बेटा वही रहेगी, यहां पर क्या बदल जाएगा, सम टोटल ऑफ रिसेसिव एलील अपॉन टोटल जीन इन अ पॉपुलेशन। तो अब यहां पर देखो स्मॉल कितना है, 1 2 3 और 4। तो 4/10 इक्वल टू 0.4। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब हार्डी बीनबर्ग का नियम क्या कहता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द एलील ऑफ अ पॉपुलेशन इक्वल टू 1। सम टोटल ऑफ
यानी इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कितना हो रहा है, 1। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलील्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑलवेज 1। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। सारी बातें आपको समझ में आ गई। एलील फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से समराइज करते हैं जल्दी जल्दी। एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एलील फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी जीन कितनी बार आया ये निकालना एलील फ्रीक्वेंसी होता है। और किसी भी पॉपुलेशन यानी जो पॉपुलेशन में आप लेके चले थे वहां पर 2 प्रकार के जीन थे, कैपिटल ए डोमिनेंट जीन, स्मॉल ए रिसेसिव जीन। अब जब हमें डोमिनेंट जीन का निकालना हो तो टोटल पॉपुलेशन में जितने भी डोमिनेंट एलील्स हैं उनको गिन लीजिए और टोटल जीन पूल ले लीजिए, फिर 6/10 इक्वल टू 0.6। इसी प्रकार रिसेसिव एलील को हम टोटल से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 0.4 और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी ये बात यानी हार्डी-बीनबर्ग का नियम जो ये कहता है कि सम टोटल ऑफ एलील्स या ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप और हार्डी-बीनबर्ग इक्वेशन की। यहां पर जो एक फार्मूला दिया रहता है उसको कैसे डेरिवेट करते हैं। अब बेटा सबसे पहले देखिए कोई भी पॉपुलेशन है जैसे कि अभी हम लेके चल रहे हैं शुरू से, उसमें 2 प्रकार के एलील्स हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करी है जिसमें 2 प्रकार के जीन है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब देखो यहां पर डोमिनेंट जीन डिनोटेड बाय पी अकॉर्डिंग टू हार्डी-बीनबर्ग। किसी भी पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट जीन होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार जो भी रिसेसिव जीन होता है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब डिप्लॉयड कंडीशन में अगर हम देखें, क्या देखें कि होमोजाइगस डोमिनेंट जीन तो डिप्लॉयड में 2 बार ए होगा, इसलिए ये कैसा होगा बेटा, p²। हमेशा डोमिनेंट के लिए क्या होगा, p²। और इसी प्रकार होमोजाइगस रिसेसिव जीन के लिए होगा डबल ए स्मॉल में और इसका हो जाएगा q²। अब देखो अगर हमें हेटेरोजाइगस के लिए निकालना है, हेटेरोजाइगस के लिए निकालना है तो ये हमेशा देखो लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, 2pq। यानी अगर हेटेरोजाइगस के लिए निकालना तो ये लिखा होता है 2pq। अब इस बात को हम समझें कि क्यों लिखा रहता है, या कहीं भी ये जो लिखा होता है p² q² प्लस 2pq बराबर 1, इसका क्या मतलब होता है, इस बात को कैसे हम लोग समझेंगे। अब जैसे देखो यहां से ही बात उठेगी, सपोज करो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहां पर हम देखें अगर तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए, यहां पे आ जाएगा हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए और यहां पर आ जाएगा स्मॉल ए। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, p, तो ये क्या हो गया, p²। ये क्या है, ये है q², क्योंकि 2 बार a आ रहा है। अब यहां पर जो ये चीज आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहां पर क्या आ रहा है, 2 बार ये आ रहा है और 2 बार ये आ रहा है। इसलिए इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी p इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, अब बताइए आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। इसलिए ये हमेशा यहां पर लिखा होता है 2p की।
इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बजाय आप इसे इस तरीके से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा हेटेरोजाइगस 2p क्यों लिखा होता है, क्योंकि यहां पर 2 बार ए आएगा और 2 बार स्मॉल ए आता है, इसलिए इसको हमेशा हम 2pq यहां पर लिखते हैं। तो अब अगर ध्यान दीजिए डोमिनेंट के लिए हम देखें तो यहां पर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर या p स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि इसमें भी एक डोमिनेंट आएगा। इसके बाद रिसेसिव के लिए अगर हम लेते हैं तो q स्क्वायर बराबर 2pq, क्योंकि यहां भी रिसेसिव के साथ रिसेसिव। अब देखो यहां पर अगर निकालना हो तो ये किसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा डोमिनेंट के लिए, और इन सब को अगर हम जोड़ दें तो ये कितने हो रहे हैं, 1 हो जाएगा। समझ में आई बात पूरी। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप के जो फ्रीक्वेंसी है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, वो आप आसानी से इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, और पूरी फार्मूला भी आपके सामने ये निकाला गया। देखो सबसे पहले तो वहां पर मैं थोड़ा सा गलती कर गया, उसको आप सुधार कर लें। यहां पर p स्क्वायर q स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दिया था, यहां पर प्लस का निशान नहीं बना था, उसको सुधार कर लें, प्लस बना लें। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं क्राइटेरिया की। सबसे बड़ी बात अब ध्यान देना है, यहां से जो सवाल होंगे, जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं, वो यहां पूछे जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। देखिए हार्डी-वीनबर्ग का जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो क्या कहता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रहा है तो ये नियम नहीं लगता है, और नहीं हो रहा है एवोल्यूशन तो ये नियम लगता है। यानी इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है, कैन बी यूज्ड, यानी हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू मैथमेटिकली इंटरप्ट वेदर एवोल्यूशन हैज अकर्ड इन अ पॉपुलेशन और नॉट। इस बात को चेक करने के लिए हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि उसमें एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को जांचने के। अब देखो कौन कौन से इफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग को प्रभावित करते। अब पहला जीन माइग्रेशन, अगर जीन माइग्रेट हो रहा है इसका मतलब इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन होगा तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या होगा, नहीं होगा। इवोल्यूशन जहां भी होगा वहां हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहां भी होता है सडन चेंज ऑफ जीन, या बाई चांस जब जीन चेंज होते हैं उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी जब जेनेटिक ड्रिफ्ट जिस पॉपुलेशन में होगा यहां भी इवोल्यूशन होगा, और अगर यहां होगा तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा। म्यूटेशन, आप जानते हैं कि म्यूटेशन एक बड़ा फैक्टर जो इवोल्यूशन कराता है। तो अगर म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में हो रहा है इसका मतलब हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल यहां पर फॉलो नहीं करेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सीधे कह रहा है कि जीन्स बदल रहे, यानी इवोल्यूशन हो रहा है, और जहां भी इवोल्यूशन हो रहा है इसका मतलब हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन, यहां भी एवोल्यूशन है, यहां पर किसी एवोल्यूशन को जो नेचर होती है वो सपोर्ट करती है, इसका मतलब SWP यानी हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल यहां भी फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया? यानी जो पॉपुलेशन हार्डी-वीनबर्ग को फॉलो करती है वहां पर जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जहां हम आपको लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, जहां हम आपको बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट को खुल के चर्चा करेंगे।